सो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हमारा क्या है? Respiratory alkalosis is a condition marked by low level of carbon dioxide in the blood due to breathing excessively and alveolar hyperventilation. Respiratory alkalosis में क्या हो रहा है? CO2 का लेवल बॉडी में कम हो गया है और O2 का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ गया है। ठीक है, तो बॉडी के लिए एक्सेसिव O2 है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। भी ज़्यादा बॉडी को O2 भी नहीं चाहिए होती है, CO2 भी चाहिए होती है साथ में। ठीक है, इट इज़ मार्क्ड बाय अ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। भी हम जब HBG करवाएंगे तो उसमें PaCO2 का लेवल जो है वो हमें 35 mmOf से कम दिखेगा, क्योंकि हमने नॉर्मल 35 से 45 की है। तो अगर कम है उसी को हम बोलेंगे भी नॉर्मल, जो हमारी एवरेज जो लेवल है उससे अगर कम है तो ही एल्केलोसिस है। एंड इंक्रीज इन ब्लड पीएच। अब हमने रेस्पिरेटरी रोम किया है, रेस्पिरेटरी अपोजिट किया है, मेटाबॉलिक इक्वल किया है, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट होएगा किसका? पीएच का। अब अगर PaCO2 का जो लेवल है वो कम हो रहा है तो अब हमारी जो पीएच है ब्लड की वो क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी, ज़्यादा होएगी। रेस्पिरेटरी अपोजिट है पीएच का, पीएच बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी वाला जो CO2 का लेवल है वो घटेगा। अब इस केस में जो पीएच है वो क्या हो रही है? घट रही है, तो इसकी जो ब्लड की पीएच है वो बढ़ेगी। तो इसमें कितना हो गया? 7.45 से पीएच ज़्यादा हो गई है। एज द एल्वेोलार हाइपरवेंटिलेशन लीड्स टू डिक्रीज्ड PaCO2, hypocapnia, the relative strength of bicarbonate concentration as compared to PaCO2 well as pH increases. हाइपोकैप्नीमिया, अब उसमें हम एसिडोसिस जब हो रहा था रेस्पिरेटरी वाला, उसमें तो हम हाइपरकैप्निया कर रहे थे भी, पर्सन को क्या है, एयर अंगर हो गया, पर्सन ऐसे मुंह खोल खोल के ऐसे डीप डीप ब्रीथिंग कर रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है, वो इतना ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि अंदर बॉडी जो है ऑक्सीजन को रिटेन कर रही है और बॉडी के अंदर क्या है, CO2 की अमाउंट कम हो गई है। ठीक है, देन है हमारा कॉजेज क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस इज अ प्राइमरी डिक्रीज इन PaCO2 हाइपोकैप्निया जिसको हम बोलेंगे फ्रॉम एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट और वॉल्यूम हाइपर वेंटिलेशन, और बोथ भी किस वजह से हो सकता है? भी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो है ब्रीथिंग करनी शुरू की और उसकी वजह से और जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल गई और O2 अंदर रिटेन हो गई। यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन है, इतनी डीप ब्रीथिंग और फास्ट ब्रीथिंग पर्सन ने की, कोज कुछ भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जो CO2 है उसको बाहर निकाल दिया, एक्सक्रीट आउट कर दिया अपने लंग्स के थ्रू, और बॉडी ने क्या कर ली, ऑक्सीजन को रिटेन कर लिया। Causes of respiratory alkalosis are divided into two categories. अब जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के जो कोज है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो पल्मोनरी में, दूसरा किस में किया है? नॉन पल्मोनरी में। भी दो कोज हो सकते हैं, पल्मोनरी कोज भी हो सकता है, नॉन पल्मोनरी कोज। तो पल्मोनरी कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस आर हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम। भी पर्सन को हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम हुआ है, बॉडी के अंदर क्या था, हाइपोक्सीनिया हो गया था, इंटरस्टिशन कोई लंग डिजीज हो सकती है पहले की, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे था पर्सन, हमने क्या कर रखा था, उसको वेंटिलेटर पे कर रखा था, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ गया। न्यूमोनिया अगर है पर्सन को, न्यूमोथोरेक्स है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्फाइसीमा अगर था, भी बॉडी जो क्या है बाहर निकाल नहीं पाई CO2 को भी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एक्यूट अस्थमा हो सकता है। नॉन पल्मोनरी कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में क्या हो सकता है? एंजाइटी। एंजाइटी में पर्सन क्या करता है, बहुत फास्ट ब्रीथिंग करता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। सेरिब्रोवेस्कुलर कोई इवेंट हो सकता है, सेरिब्रोवेस्कुलर इवेंट इज नॉट लाइक भी कोई इवेंट हुआ है कहीं पे, इट्स लाइक एक्सीडेंट हुआ है हमारे ब्रेन में। ठीक है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, भी पर्सन को कोई वो चल रहा था, लीवर की कोई डिजीज थी, उसके अंदर पर्सन ने एस्पिरिन ले ली है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ था पर्सन को, हाइपरथायरॉयडिज्म था, मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, सीवियर पर्सन को अनीमिया था, एंसेफेलाइटिस था। एंसेफेलाइटिस हमारा क्या होता है, आइटिस यानी कि इन्फ्लेम्ड हो गया है, एनसिफेलो बोला जाता है ब्रेन को। फीवर, हीट एग्जॉशन हुआ है पर्सन को, हिपेटिक फेलियर, हाइपर एक्टिव थायराइड, मेनिंजाइटिस, साइकोसिस, सेप्सिस, ट्रॉमा, ट्यूमर और प्रेगनेंसी, ये सारे क्या है हमारे नॉन पल्मोनरी जो कॉजेज है इन्होंने बताया है। देन आता है अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं और उसकी सीवियरिटी पे और अंडरलाइन क्या डिजीज है उस पर डिपेंड करेंगे. So, most respiratory alkalosis patients feel somewhat dizzy, out of breath, light headedness उनको फील होती है. और कुछ पेशेंट के अंदर क्या होता है, many patient experience numbness of their heart, hand, numbness of their hand, not heart, hand, feet, and in some cases even feeling of being somewhat disoriented या फिर confused भी रहते हैं. अदर सिम्टम में इंक्लूड चेस्ट पेन. और सिम्टम के अंदर क्या हो सकता है, चेस्ट पेन, डिस्निया, हाइपोक्लोरीमिया. क्लोरीमिया कौन सा, क्लोराइड का जो लेवल हम कर रहे हैं उसमें एमएसएन सेकेंड में. हाइपोनेट्रीमिया होगा पर्सन को. पैरालिसिस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग, सीजर, सिंकोप हो सकता है पर्सन को, टिटेनी भी हो सकती है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होएगा, टाइटनेस फील होएगी चेस्ट में, टैकीकार्डिक होएगा पर्सन, टैकीपनिक होएगा. एंड इन सम केसेस पॉजिटिव चोस्टिक साइन हो सकता है. इसके अंदर फिर से क्या हो रहा है, कैल्शियम का भी जो लेवल है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमने हाइपोकैल्सीमिया में किया था. अभी दो साइंस आते हैं, भी एक तो जब चीक पे ऐसे टैप किया जाता है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पाज्म आता है. और एक जब बीपी कफ हाथ के जब बांधा जाता है तो जो ऐसे हाथ की जो मूवमेंट है वो ऐसे इनसाइड हो जाती है. देन आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में इन्वॉल्व आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल इवेल्युएशन, भी एबीजी करेंगे. मेटाबॉलिक जितने भी ये डिसऑर्डर होते हैं हमारे एसिड बेस इम्बैलेंस के, इनमें एबीजी ही फर्स्ट फॉरमोस्ट कंफर्म्ड डायग्नोसिस होता है. ब्लड कल्चर, ब्रेन की एमआरआई करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करेंगे, सीबीसी, एलएफटी करवाएंगे, सीरम एनालिसिस करवाएंगे, स्पूटम कल्चर, यूरिन कल्चर इवेल्युएशन होगा, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह. समटाइम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर सच एज लंबार पंक्चर और साइटोलॉजिक एनालिसिस में भी नेसेसरी. अब लंबार पंक्चर क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने कोर्स के अंदर क्या पढ़ा है, एंसेफ्लाइटिस पढ़ा है, ब्रेन की क्या है, इन्फ्लामेशन हो गई है. अगर सच में हो रखी होगी तो हमें मेनिंजिस तो वो जो हमारे था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो था उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे, तो उसी को चेक करने के लिए लंबार पंक्चर हुआ है. देन आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट. Management of respiratory alkalosis is aimed at treatment of underlying cause that result in hyperventilation. भी ऐसा कौन सा cause हो गया, ऐसा कौन सा underlying cause है जिसकी वजह से पर्सन को hyperventilation हुआ. भी hyperventilation हुआ तभी तो CO2 जो है इतनी कम हो गई, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिटेन हो गई. इट इंक्लूड रिमूवल ऑफ इंजेक्टिव टॉक्सिन अदर पर्सन में, जैसे सेलिसाइल्स हो गए, बाय इंक्लूडिंग इमेसिस. भी पर्सन को क्या है जो है वॉमिट करवाते हैं या फिर गैस्ट्रिक लवाज करवाते हैं भी, अगर उसने कुछ भी ऐसे टॉक्सिन इंजेक्ट कर लिया जिसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन हुआ है. गैस्ट्रिक लवाज और गैस्ट्रिक गवाज दो हमारे जो है वर्ड्स आते हैं, तो इनको जो लर्न करना है वो ऐसे कर सकते हैं. भी लवाज यानी कि लेना, ले रहे हैं हम, जैसे कि गैस्ट्रिक है भी पर्सन के स्टमक से कुछ ले रहे हैं यानी कि बाहर निकाल रहे हैं, तो लवाज हो गया. गवाज यानी कि गिव, देना, तो दे रहे हैं यानी कि हमने कोई ट्यूब फीडिंग उसको हम दे रहे हैं तो उसको हम गवाज बोलते हैं, भी हमने गिव किया है, दिया है पर्सन को. ट्रीटमेंट ऑफ फीवर और सेप्सिस, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर एक्यूट हाइपोक्सीमिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीएनएस डिजीज. Alkalosis is primarily determined by underlying disease that cause hyperventilation, asking the patient to breathe using a paper bag. Recycling or exhaled CO2 gas not only help promptly restore blood CO2 level, it also provide almost immediate symptomatic relief. पेपर बैग ब्रीथिंग क्या होती है, पर्सन को क्या है, मतलब जैसे पर्सन के माउथ के ऊपर ना जैसे पॉलीथीन नहीं होता, मतलब ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं. अब एक बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका मुझे नहीं पता है अभी कौन सा होता है, कौन से वाला बिल्कुल परफेक्टन जैसे हमारा उसमें स्टैंडर्ड्स में मेंशन किया होता है. ये पॉलीथीन लेके पर्सन के मुंह पे ऐसे पूरा भी कवर करके उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होएगी पर्सन ऐसे इनहेल कर लेगा, देन उसको एक्सहेल करेगा तो जो हमारी CO2 की अमाउंट ज़्यादा बाहर आएगी. अब उसी CO2 को पर्सन वापस से इनहेल करेगा जो उस पॉलीथीन के अंदर प्रेजेंट थी, जो उसके ऐसे मतलब गले के ऐसे आर बार हमने ऐसे जस्ट जो किया है, अब उसी CO2 को वापस से इनहेल करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर से वापस CO2 ही है वहाँ पे, तो क्योंकि हमने ऐसे मतलब पूरा ऐसे कवर किया हुआ है उसको, तो उसी CO2 को वापस ऐसे अगर वो करेगा तो अंदर CO2 ही कम है ना हमारी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बाहर आ जाएगी और CO2 जो है अंदर चली जाएगी सेम वाली अगर ऑक्सीजन. एक तो ये है भी ऐसे किया जाता है. एक किया जाता है एक जो मतलब सीधा जो एक पेपर है
जैसे हमारी A4 शीट है, उसको ऐसे पर्सन के ऐसे माउथ के ऊपर ऐसे रख दिया जाता है, तो जैसे हम पानी पीते हैं ना, ऐसे मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, तो उस पेपर के थ्रू क्या है, पर्सन को इनहेल करने के लिए बोला जाता है। तो वो जब इनहेल करेगा उसके थ्रू, तो वहाँ से क्या है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी, और जो CO2 जब एक्सहेल करेगा तो ज़्यादा CO2 बाहर आएगी। तो ये मतलब कंक्लूजन ये होता है भी बॉडी से ज़्यादा जो है O2 बाहर आए और CO2 ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए, ये होता है मेन। देन आता है इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑलमोस्ट इमीडिएट सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस एंजाइटी एंड लेबर्ड ब्रीथिंग, भी हमने किया है, भी एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। द टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट में बी डिक्रीज्ड इन मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट हु हैव रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ABG level are monitored and dead space और minute ventilation volume is just adjusted। भी अगर पर्सन मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, यानी कि वेंटिलेटर पे अगर पर्सन है, तो डेड स्पेस हमारा क्या होता है, भी हमने किया था टाइडल वॉल्यूम। भी टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, भी नॉर्मल हम जब एक्सहेल कर देते हैं तो पीछे जो मतलब जितना जो वॉल्यूम अंदर बचती है एयर की, भी जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, उसके अलावा भी कुछ वॉल्यूम ब्लड उसके अंदर हमारे लंग्स के अंदर होती है, जिसको हम डेड स्पेस बोलते हैं। डेड स्पेस यानी कि जो लंग्स है वहाँ पे एक तरह से कर लो भी कुछ ऐसे खड्डे हैं, या फिर जैसे हमारी एल्वियोलाई ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है, कुछ चीज़ ऐसे आगे आ गई है, भी उनके पीछे कोई जो थोड़ा स्पेस रह गया जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ट्रैप रह गई है, भी जो एयर है वो ट्रैप रह गई है। जो नॉर्मल हमारी टाइडल वॉल्यूम है उसके अलावा जो वहाँ पे और वॉल्यूम प्रेजेंट है एयर की, गैसेस की, उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस। ठीक है। देन आता है सीडेटिव एंड एंटी डिप्रेसेंट में ऑल्सो भी नेसेसरी, भी पर्सन को सीडेट भी किया जा सकता है, क्योंकि पर्सन हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है तो वो स्लो वेंटिलेशन करेगा। इफ रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस रिजल्ट फ्रॉम एंजाइटी, अगर एंजाइटी की वजह से हुआ है तो सीडेटिव और ट्रांक्विलाइजर हेल्प कर सकते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में हेल्प टू कंट्रोल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर एड्रीनर्जिक स्टेट, अगर एड्रीनलिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया है, दैट कैन लीड टू हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम इन सम पेशेंट्स, जिसकी वजह से क्या है, कुछ पेशेंट के अंदर